बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 4-5 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बिल आखिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 30 एहतसाब अदालतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी रीज़न ये है कि पहले एहतसाब अदालतों की कमी की वजह से केसेस नहीं चल पाते थे और केसेस में डिले होने की वजह से जो नैब के मुल्ज़मान हैं वो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जाकर इस बुनियाद पर ज़मानत ले लेते थे कि हम 1.5-2 साल से जो है वो सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं, केसेस आगे चल नहीं रहे, लिहाजा हमें ज़मानत दे दी जाए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है 30 एहतसाब अदालतों के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें से 6 एहतसाब अदालतें कराची में, 5 लाहौर में, 3 मुल्तान में, 4 पेशावर में, 3 इस्लामाबाद में, 1 रावलपिंडी में, 3 सक्खर में, 2 हैदराबाद में और 3 जो है वो कोयटा में बनाई जा रही हैं। 400 मिलियन इसके लिए अप्रूव कर दिया है इसने वफाकी हुकूमत ने। ये इसलिए बड़ी डेवलपमेंट है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब अक्सर ये शिकवा करते हैं कि जो नैब के केसेस हैं वो मंतकी अंजाम पर अगर नहीं पहुंचते, डिले होते हैं, उसकी रीज़न एहतसाब अदालतों में केसेस ज़्यादा हैं, एहतसाब अदालतें कम हैं। 1100 मेरे ख्याल केसेस हैं और टोटल 20 एहतसाब अदालतें फंक्शनल थी। टोटल पहले 25 थी, अब 30 और बनने से 55 एहतसाब अदालतें हो गई हैं। अब केसेस तेज़ी से आगे चलेंगे और ये बहुत ही एक खुशाइंद फ़ैसला है और इसका क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को, जिन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि जो है वो 30 एहतसाब अदालतें नहीं बनाई जाएँ। और आप देखते हैं कि केसेस किस तरह से तेज़ी से चलते हैं। बहरहाल ये ज़रूरत है कि नैब में प्रोसिक्यूटर्स की तादाद ज़्यादा की जाए, नैब में जो आईओज़ हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए, नैब के इदारे में भी जो आईओज़ हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी बहुत कमी है। एक प्रोसिक्यूटर के पास, एक आईओ के पास कई केसेस हैं। इसके बाद अगले केसेस पर जाते हैं। साकिब बशीर साहब अपनी वीडियो कर चुके हैं, तफसील अगर आप सुनना चाहते हैं तो उनकी वीडियो में सुन लीजिएगा। मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के लिए आज का दिन, क्योंकि अब 3 फरवरी शुरू हो चुका है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज छठी बार उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तिस्ना मांगा है। इस वजह से इस्तिस्ना मांगा है कि वो ये कहते हैं कि वो बीमार हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। हालांकि आपने देखा कि उनकी तस्वीरें आई, वीडियोज़ आई कि वो बख्तावर साहिबा की शादी में शरीक थे, लेकिन जो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजी है उसमें लिखा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं 10 जनवरी से। और इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट है कि आसिफ अली जरदारी साहब मई 2019 से अबूरी ज़मानत पर हैं, यानी आज से तकरीबन 20 माह पहले से अबूरी ज़मानत पर हैं। और अबूरी ज़मानत बहुत कम वक्त के लिए होती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 20 माह से अबूरी ज़मानत पर है। और उनके केस में ही जस्टिस आमिर फारूक साहब ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये केस लिखा जाएगा कि किस तरह से एक केस इतने अरसे तक चलता रहा। और इसमें ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि नैब की जानिब से सरदार मुजफ्फर अब्बासी बता चुके हैं अदालत को कि नैब ने आसिफ अली जरदारी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। नैब आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने छठी बार इस्तिस्ना मांगा है। आज इसकी समाअत होगी, देखते हैं कि इस हवाले से अदालत क्या फ़ैसला करती है। जब भी आसिफ अली जरदारी साहब का केस लगता है तो रिपोर्ट यही जमा कराई जाती है कि वो जो है बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो है वो भी बताया साकिब बशीर साहब ने कि ख्वाजा आसिफ साहब जिनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं किए जा रहे और वो दरख्वास्त भी नहीं दे रहे प्रोटेक्शन आर्डर के लिए, लेकिन नून लीग के 4 रहनुमा जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और आज उसकी भी समाअत होनी है। वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनके शरीक करवाया जाए। अब समझ ये नहीं आती कि ख्वाजा आसिफ साहब खुद तो जो है वो प्रोटेक्शन आर्डर के लिए दरख्वास्त ही नहीं देना चाहते, वो ये कहते हैं कि वो नहीं आना चाहते। दूसरी तरफ नून लीग के लोग उनको पार्लियामेंट में लाने के लिए, उनको पीएसी में लाने के लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लाने के लिए दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। लगता ही है कि शायद ये ख्वाजा आसिफ के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब तो बहुत मुतमईन है, वो साइड पर हैं, रिलैक्स हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में आएंगे किसी इजलास में शरीक होने के लिए, उनसे दोबारा सवाल होंगे, उनको बयान देने पड़ेंगे। तो बाहर देखते हैं इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। इसके अलावा नईम बुखारी साहब के हवाले से फयाज़ महमूद साहब ने बड़ी तफसील से वीडियो की है, जिसमें उन्होंने कल की समाअत का अहवाल बताया, यानी जो 2 फरवरी की समाअत थी उसका अहवाल बताया है। उसमें एक नया मोड़ आया है नईम बुखारी साहब के केस में, और वो ये है कि अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हमने ये नहीं कहा था कि नईम बुखारी साहब को हटा दिया जाए। उसकी वजह यह है कि नईम बुखारी साहब के जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पिछला ऑर्डर था उसको बुनियाद बनाते हुए वफाकी हुकूमत ने नईम बुखारी साहब को डीनोटिफाई कर दिया, हटा दिया है। अदालत ने कहा है कि हमने तो वफाकी काबीना को ये मामला इसलिए भेजा था कि आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो कर लें, उसके मुताबिक जो भी आपने करना है कर लें, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था कि आप उनको हटा दें।
अब 12 फरवरी को इसके ऊपर दलाइल होंगे। तैयब शाह साहब लॉ पॉइंट्स के ऊपर दलाइल देंगे, नईम बुखारी साहब के वकील भी दलाइल देंगे। मैंने जैसे आपको हियरिंग के बाद मैंने ट्वीट भी किया था, बाद में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप तो कह रहे थे कि नईम बुखारी बच गए हैं और लेकिन उनको तो हटा दिया गया है। तो मैंने जो कहा था वही फैज़ महमूद साहब ने जैसे अपनी वीडियो में तफसील से बताया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हमने ये डायरेक्शन नहीं दी थी कि आप इनको हटा दें, हमने तो मामला वफाकी काबीना को भेजा था और वफाकी काबीना ने उनको हटाया है। अदालत ने कैटेगोरिकल कहा था कि हम उनको नहीं हटा रहे, हम ये मामला वफाकी काबीना को भेज रहे हैं, वफाकी काबीना ही फैसला करे। और उस वक्त ये कोई नहीं इसका अंदाज़ा कर सकता था कि वफाकी काबीना नईम बुखारी साहब को हटा देगी। उसकी रीज़न ये है, नईम बुखारी साहब से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी। नईम बुखारी साहब के आने के बाद हमने देखा PTV में बहुत से लोग जो है वो उनकी शदीद मुखालफत पर उतर आए। उन्होंने बहुत से लोगों को जो बड़ी तनख्वाहें ले रहे थे, भारी तनख्वाहें ले रहे थे, लाखों में तनख्वाहें ले रहे थे, उनको फारिग किया। और उन्होंने कहा कि पहले मैं जो थोड़ी तनख्वाह वाले वर्कर्स हैं उनका सोचूंगा, ये नहीं है कि मैं थोड़ी तनख्वाह वाले 15 वर्कर्स या 20 निकाल दूं, उसकी बजाय मैं ऊपर बैठा हुआ कोई ऐसा ऑफिसर जो है वो निकालूंगा जो 15-20 लाख तनख्वाह ले रहा है लेकिन वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा। तो आप देखते हैं 12 फरवरी को इस हवाले से क्या होता है। इसके बाद आखिरी इशू पर बात करेंगे, वो है जो रियाजुल हक साहब ने खबर दी है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कर्जा इंक्वायरी कमीशन बनाया था, उस कर्जा इंक्वायरी कमीशन की जो एक रिपोर्ट है उसके हवाले से खबर ब्रेक की है रियाजुल हक साहब ने कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऑरेंज लाइन में भी बेज़ाब्तियों और मुबैना करप्शन के चीज़ें कर्जा कमीशन के सामने आ चुकी हैं। उसके ऊपर उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तफसील से वैसे एक्सप्लेन की हैं। रियाज भाई ने बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि एक तो ठेकेदार को एडवांस ही 15 अरब दे दिए गए, या फिर मटेरियल भी मनपसंद जो है वो जगहों से ख़रीदा गया, नेस्पा को और LDO को इग्नोर किया गया। इसके अलावा जो साथ ही मैंने उनसे पूछा, रियाजुल हक साहब से बात की, मैंने कहा कि आप ये बताएं कि आप क्योंकि शायद वो वाहिद इस्लामाबाद के साफ़ी हैं जो कर्जा इंक्वायरी कमीशन को इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आ रही। उसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम का मामला है, जो कर्जा इंक्वायरी कमीशन है वो तमाम मनसूबों का जायज़ा ले रहा है, चाहे वो मेट्रो हो, मोटरवे हो, ऑरेंज लाइन हो, इस तरह के तमाम मनसूबों का वो जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि ये वाइट कलर क्राइम होते ही इसी तरह का है कि उसको पकड़ना जो है वो उसको जो है वो एक्सपोज करना ठोस सबूतों के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो जो हुकूमत है, इमरान खान साहब है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा है कर्जा इंक्वायरी कमीशन को कि आप जो है वो इस तरह से हमें तहकीकात करते दें कि हमारे लिए आसान हो ज़िम्मेदारी फ़िक्स करना कि किस किस ने करप्शन किया है, कितनी किया है, ताकि उसके बाद हम कार्रवाइयाँ कर सकें। ये इसलिए है कर्जा इंक्वायरी कमीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हज़ार अरब का कर्जा लिया गया पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, लेकिन वो कर्जा उतना जो पैसा लिया गया वो पैसा हमें उस तरह से लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो डैम बनाए गए, ना ही कोई और ऐसे मंसूबे सिवाय मेट्रो के और मोटरवेज़ के कोई और इस तरह का मंसूबा नज़र नहीं आता जिस पे कहा जाए कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डैम अब जो है वो 2 बनाए जा रहे हैं, हालांकि ये सबसे बुनियादी ज़रूरत थी जो डैम बनाने का मामला था। काश कि ये बहुत पहले पाकिस्तान ने बनाया होता, तो अब बहुत से मसाइल पाकिस्तान उनका सामना ना कर रहा होता। जिस तरह सैलाब आ जाता है, जिस तरह से हमारी लाखों एकड़ ज़मीन जो काश्त के काबिल है वो काश्त हो सकती थी, लेकिन क्योंकि पानी की कमी है इस वजह से हम उसको जो है वो काश्त नहीं कर पाते। ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो उसका लेवल काफ़ी नीचे चल जा रहा है और पाकिस्तान को आने वाले चंद सालों में बहुत शदीद पानी की कमी का सामना हो सकता है। तो इसलिए ये डैम बनाना बहुत ज़रूरी था। तो देखते हैं मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। आज के दिन बहुत से अदालती केसेस हैं, देखते हैं कहाँ से कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है। आज मैं तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस अटेंड करूँगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें हम इंतज़ार करेंगे फैज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब की वीडियोज़ का कि वो किस तरह से हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि लाहौर से एहतसाब अदालत में कल की जो समाअत थी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की, उस हवाले से असदुल्ला खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से बहुत तफसील से एक वीडियो बनाई है, वो भी मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।